नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताऊंगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में, यानी भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। दुनिया की सभी दंड विधियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रावधान के पीछे जो मुख्य आधार है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का अंतिम अधिकार राज्य का होता है, परंतु कोई भी राज्य, चाहे उसके कितने भी विशाल संसाधन क्यों न हो, वो प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना उसके लिए संभव नहीं है। और ऐसी ही परिस्थिति में आम व्यक्तियों को राज्य द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसको हम अपने बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय दंड संहिता इस संबंध में एक प्रश्न बनता है और वो प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार तथा उसके क्षेत्र की सीमाओं के बारे में क्या प्रावधान है, इसके बारे में आप बताइए। तो दोस्तों, इसको हम धारा 96 से ही शुरू करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में एक सामान्य नियम दिया गया है और बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो दोस्तों, धारा 96 में 96 में ये सामान्य नियम बताया गया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किन लोगों को और किस तरह का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास है और प्रत्येक व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किसी भी ऐसे अपराध के संबंध में कर सकता है जो मानव शरीर पर प्रभाव डालता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की और दूसरे के शरीर की हर अपराध के विरुद्ध, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले हर अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। इसी प्रकार से धारा 97 का पार्ट 2 यह बताता है कि चोरी, लूट, रिष्टी और आपराधिक अत्याचार की दशा में भी जंगम या अस्थावर, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की रक्षा का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, धारा 97 में यह बताया गया है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अधिकार कब प्रारंभ होता है, इसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 102 में प्रावधान किया गया है और इसमें बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने का प्रयत्न या उसकी धमकी से शरीर पर युक्त संकट उत्पन्न हो जाता है और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार कब हमलावर की मृत्यु कारित करने तक है। तो इसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में कुल 7 खंड बनाए गए हैं और उनमें यह प्रावधान किया गया है कि किन दशाओं में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो दोस्तों, हम सीधा आते हैं धारा 100 पर। धारा 100 में सबसे पहला नियम यह बताया गया है कि जब हमलावर ऐसा हमला करता है जिससे फरियादी को यह युक्त रूप से आशंका पैदा हो जाती है कि अन्यथा अगर वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा प्रावधान यह किया गया है कि हमलावर ऐसा हमला करता है जिससे फरियादी के मन में युक्त रूप से आशंका पैदा हो जाती है कि उसे घोर उपहति हो सकती है। तीसरा, बर्रात संघ के जो आशय से किया गया हमला है उस संबंध में भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। अगला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की प्राप्ति के आशय से किया गया हमला।
अगला पॉइंट 5वां, व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। 6वां, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष प्रतिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं ले सकता है। और एक नया खंड धारा 100 में जोड़ा गया है जो 7वां पॉइंट है, उसमें यह बताया गया है कि अम्ल फेंकने या अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न करने की दशा में भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो ये धारा 100 है दोस्तों, जिसमें यह बताया गया है कि इस दशा में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके पश्चात भारतीय दंड संहिता की धारा 103 है, जिसमें यह बताया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 3, जिसमें यह बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार करते हुए कब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हम 4 ऐसी दशाएं दी गई हैं जिसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में किया गया है, जिसमें जिसमें फरियादी हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। जिसमें पहला है राबरी, लूट। अगर अपराध लूट से संबंधित है तो उस दशा में भी हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। दूसरा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात्रौ गृह भेदन, इस अपराध की दशा में मृत्यु कारित की जा सकती है। अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और चौथा पॉइंट है चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से यह आशंका कारित होती हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया गया तो मृत्यु या घोर उपहति हो सकती है। दोस्तों, जब हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बातें करते हैं तो हर व्यक्ति को यह अधिकार तो है कि वह अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा करे, अपने संपत्ति की सुरक्षा करे, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? क्या उसको यह एक तरफा अधिकार दिया गया है कि वो इस अधिकार का प्रयोग कर सके? तो ऐसा नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में उन सीमाओं के बारे में प्रावधान किया गया है जिनमें यह बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर क्या सीमाएं हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 99, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में कुछ दशाएं ऐसी दी गई हैं जिनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन लगाया गया है। जैसे सबसे पहले यह शर्त है कि कोई ऐसा कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, तो ऐसी दशाओं में ही ये निर्बंधन काम करेंगे। जैसे पहला है, अगर कोई लोक सेवक अपने पदाभास में कार्य करते हुए सद्भावपूर्वक कोई ऐसा कार्य करता है या करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायबद्ध हो या न हो। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, यदि कोई लोक सेवक सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी कार्य को करने का निर्देश देता है या निर्देश देने का प्रयत्न करता है तो उस दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट, उन दशाओं में जिनमें लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए आपके पास समय है, तो उन दशाओं में भी आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम पॉइंट ये है कि किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित करने पर नहीं है जितनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करने के प्रयोजन से आवश्यक होती है। तो दोस्तों, ये रहा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।